वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम हाल ही में रिलीज हुई लैला मूवी को देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में सोनू नाम के एक बच्चे को दिखाते हैं। सोनू की मॉम एक ब्यूटिशियन है। वो शादी वगैरह में दुल्हन का मेकअप करने के लिए जाया करती है, तो सोनू भी उनके साथ जाया करता है और चुपचाप अपनी माँ को मेकअप करते हुए देखता है। वो उनकी टेक्निक्स भी सीखता है। सोनू की माँ की विश होती है कि काश मुझे बेटा ना होकर एक बेटी हुई होती, इसलिए वो कभी कभार सोनू को लड़कियों की तरह तैयार करके उसकी फोटोज निकलवाती है। इसके बाद स्टोरी कुछ सालों के बाद होती है शिफ्ट। सोनू की माँ ने कई साल पहले ही उसके लिए ब्यूटी पार्लर खुलवा लिया था। मेन मार्केट में अपनी ब्यूटी पार्लर देखकर सोनू बड़ा खुश होता है। वक्त के साथ सोनू ने उस ब्यूटी पार्लर को अपग्रेड किया। रिसेप्शनिस्ट और एक दो वर्कर भी उसने हायर कर लिए थे। कुल मिलाकर सोनू दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। मगर सोनू की तरक्की से मर्द समाज के लोग नाखुश थे। एक रात मर्द समाज शराब की बैठक लगाते हैं। वहां कोई कहता है कि मेरा तो मन करता है कि मैं सोनू को जान से मार दूं, तो कोई कहता है नहीं नहीं, उसके पार्लर को ही आग लगा देते हैं। तब एक आदमी कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा उसको। दोस्तों, अभी हमें यह समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग सोनू से इतना चिढ़े हुए क्यों हैं। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं तो तंग आ गया हूँ, सोनू से मेरी तनख्वाह का आधा पैसा तो मेरी बीवी पार्लर में उड़ा देती है। तो एक आदमी तो ये भी कहता है कि एक दिन मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा तो वो कहने लगी कि तुम सोनू की तरह प्यार से हाथ नहीं पकड़ सकते क्या। अच्छा, तो अब समझ आया कि ये इनकी प्रॉब्लम है सोनू से। तभी एक आदमी कहता है कि क्यों ना इस मामले में हम खलील भाई की हेल्प ले लें। खलील एक्चुअली गुंडा टाइप का इंसान है। ये उसको पैसे देकर ये कहते हैं कि ये तो एडवांस अमाउंट है, काम हो जाने के बाद और भी पैसे मिलेंगे, मगर ये काम हम करवा रहे हैं, इसको सीक्रेट रखना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। खलील भी कहता है कि डोंट वरी, मैं मर जाऊंगा मगर अपने कस्टमर की डिटेल्स किसी को नहीं दूंगा। अब अगले दिन की बात है। सोनू के पार्लर में औरतों की बहुत भीड़ हो जाती है। दरअसल मोहल्ले की परिमाला है ना, आज उसकी बेबी शावर है, इसलिए सारी औरतें आज टिप टॉप लगना चाहती है। सारी महिला मंडली सोनू के काम से बड़ी खुश रहती है। उनका मानना तो यह है कि अगर सोनू किसी को एक बार बस छू भी लेना तो वो औरत तो पहले से ज्यादा हसीन हो जाती है। इस तरह वो औरतों के दिल पर राज करता है दोस्तों, जो कि क्या उन औरतों के हस्बैंड की जेब पर भारी पड़ जाता है। और ये सोनू सिर्फ सुंदर बनाने का काम नहीं करता, बल्कि वो हर औरत को अपनी बहन मानता है, उनकी हर तरह से मदद करने के लिए हमेशा तैयार भी रहता है। जैसे एक लेडी की शिकायत ये होती है कि यार मैं पहले से मोटी हो गई हूँ और इस बात को लेकर मेरे हस्बैंड मुझे ताना मारते रहते हैं, तो सोनू उसे अपने फैट टू फिट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने को कहता है। मगर वो लेडी कहती है मुझे एक्सरसाइज और डाइटिंग वगैरह करने में बड़ी दिक्कत होती है, वो तो नहीं होगा मुझसे। तब सोनू कहता है कोई नहीं, आप खाना तो अच्छा बना लेती है ना। तो वो कहती है हाँ, तो फिर क्या, डेली टेस्टी टेस्टी खाना बनाओ और अपने हस्बैंड को खिलाओ। 2 महीने में खिला खिलाकर उसको भैंस कर दो, फिर उसके साथ जब आप निकलोगी तो सब कहेंगे कि आप पतली हो गई हैं और आपके पति मोटे। वाह दोस्तों, क्या ट्रिक थी इसकी। इसके बाद एक ज्योति नाम की लेडी की प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पति का ऑयल बिजनेस ठप चल रहा है, इसीलिए वो पैसों की तंगी की वजह से सिर्फ आईब्रो बनाने को कहती है। सोनू कहता है कि बहन आप इस बार सिर्फ आईब्रो क्यों बनवा रही है, माना आपके हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल रहा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने ब्यूटी से कॉम्प्रोमाइज करो। हाँ, आपको तो हाइड्रा फेशियल करवाना चाहिए। और रही बात बिजनेस की, तो आप अपने हस्बैंड से कहो कि अपने ऑयल की पैकेजिंग में मेरी फोटो लगाए और एक बढ़िया सी टैगलाइन भी लिखवाइए कि इस ऑयल को खाने से आप ठीक वैसे ही खूबसूरत हो जाएंगी जैसे सोनू के पार्लर जाने से होती हैं। फिर देखो कैसे ऑयल की बिक्री रफ्तार पकड़ लेती है। अरे ज्योति दीदी, आपका भाई किसी मॉडल से कम है क्या। मगर ज्योति कहती है इस काम में कम से कम 2 लाख का खर्चा तो होगा, मगर वो भी हमारे पास नहीं है। सोनू कहते हैं आप मेरे होते हुए टेंशन क्यों लेती हो। कहते कहते वो तुरंत ही ज्योति के अकाउंट में 2 लाख ट्रांसफर कर देता है दोस्तों। वो कहने भी लगती है कि अरे इसकी क्या जरूरत है। तो सोनू कहता है काम जब फिर से चलने लगेगा तो पैसे लौटा देना, कोई जल्दी नहीं है। देखा दोस्तों कितनी पहुंच है इस सोनू की। तभी सोनू के पार्लर में इस एरिया की एसआई की वाइफ प्रीति आती और वो बिना लाइन में लगे हुए, बिना बिल पे किए हुए सोनू के मेकअप से हीरोइन बनना चाहती है, ताकि वो एसआई को रात में सेड्यूस कर पाए। ये सारी बातें सोनू का रिसेप्शनिस्ट जाकर सोनू को बता देता है, तो वो भी कहता है कि लगाओ फिर कमला बहन को फोन। दरअसल दोस्तों, कमला एसआई की रियल वाइफ है, वहीं प्रीति उसकी रखेल। जैसे कमला को अपने हस्बैंड की काली करतूतों के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में तमाती हुई सोनू के पार्लर के बाहर पहुंच जाती है। सोनू जाता है प्रीति के पास और कहता है आपसे कोई मेहमान मिलना चाहते हैं, जरा बाहर तो चलिए। एंड बाहर आने के बाद जब इन दोनों का आमना सामना होता है तो पहले बातों से लड़ाई होती है और फिर हाथापाई पे पहुंच जाती है बात। लड़ाई हो और पब्लिक देखने का मौका छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऊपर से मोबाइल का जमाना है तो लोग कुछ भी हो पहले फोन निकालते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। अब एसआई के घर की इज्जत बाहर बाजार में नीलाम हो रही थी और जब इस बात का पता एसआई को चलता है तो वो आकर इनकी लड़ाई छुड़ाता है। इसके बाद तो एसआई की दोनों देवियां उस पर बरस पड़ती हैं। दोनों एसआई से कहती हैं कि दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। कमला तो सोनू को थैंक यू कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से मुझे इस दुष्ट आदमी की असलियत पता चली। अब जब एसआई को पता चलता है कि मेरी पोल खोलने के पीछे इस सोनू का हाथ है तो वो गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सोनू के सामने उसकी बहन फोन लाकर खड़ी हो जाती है
कि हाथ उठाकर तो दिखाओ, फिर बताते हम। ये देखकर एसआई पीछे हट जाता है। अब हमें कैदी नाम के एक डाई हार्ट चिरंजीवी फैन को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटे रुस्तम के लिए लड़की देख रहा होता है। मगर जितनी भी लड़कियां दिखाई जाती हैं वो सभी को रिजेक्ट कर रहा होता है। इससे मैच मेकर परेशान हो जाता है और कहता है कि देखिए भाई साहब, मैंने आपको काली, गोरी, लंबी, चौड़ी, पतली सब दिखा दी है, मगर आपको एक भी पसंद नहीं आई। आखिर आप किस तरह की लड़की ढूंढ रहे हो? तब कैदी कहता है कि मैं एक चिरंजीवी फैन हूँ, मेरा नाम, मेरी वाइफ का नाम, यहाँ तक कि मेरे बेटे का नाम भी चिरंजीवी की फिल्म के ऊपर ही है, तो मेरी इकलौती बहू भी दिखने में चिरंजीवी की फिल्म की हीरोइन से कम तो नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर मैच मेकर कहता है कि इस तरह तो आपका बेटा कुंवारा ही रह जाएगा। इसके बाद रुस्तम को दिखाया जाता है, जो कि अपने बुचर खाने में है। उसका बकरियों के मीट को बेचने का बिजनेस होता है। एक आदमी को पकड़कर रुस्तम के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि उसने रुस्तम के डैड की मार्केट में बेइज्जती कर दी थी। तो रुस्तम कहता है कि मेरे डैड चिरंजीवी के फैन है और मैं अपने डैड का, कोई मुझे कुछ कह दे तो मैं एक बार बर्दाश्त भी कर लूं, लेकिन मेरे डैड को कुछ कह दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रुस्तम ऐसे ही उस आदमी पे गुस्सा था और ऊपर से उसको ये पता चल जाता है कि आज मेरे डैड को मेरे लिए लड़की नहीं मिली, तो वो और गुस्सा हो जाता है कि इस जन्म में शायद मेरी शादी नहीं होगी। और इसी गुस्से में रुस्तम उस आदमी को बकरियों के ढेर में फेंक देता है कटने के लिए। दूसरी ओर ऐसा ही एक रेस्टोरेंट में एक आदमी से घूस ले रहा होता है। तभी वहां पर खलील आ जाता है दोस्तों, और एसआई का गुस्सा और बढ़ाते हुए ये कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, उस सोनू की वजह से अब ना तो आपके पास घर वाली है और ना ही बाहर वाली। आप कहो तो मैं उसका गेम बजा दूं। एसआई ने अभी अभी जो घूस ली थी वो पैसे वो खलील को देते हुए कहता है कि जैसे एक म्यूजिशियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फिंगर्स होती है, वैसे ही एक ब्यूटिशियन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट उसकी उंगलियां होती हैं। मुझे सोनू की उंगलियां चाहिए, मगर ध्यान रहे कि वो उसके हाथ से अटैच ना हो। यानी कि दोस्तों, एसआई खलील को सोनू की उंगलियां काट कर लाने को कह रहा है। इसलिए खलील कुछ आदमी को लेकर सोनू का रोड एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, मगर सोनू किसी तरह बच जाता है। तब खलील उतरकर उसके साथ मारपीट भी करने आता है, मगर सोनू अभी मारपीट के मूड में नहीं होता, क्योंकि उसकी नजर तो एक खूबसूरत लड़की पर होती है जिसका नाम है जैनी। अब उसको देखते ही सोनू फैसला कर लेता है कि इतनी सुंदर लड़की तो मेरे जैसे हैंडसम लड़के के लिए सेट होनी चाहिए। पर खलील और उसके लोग होते हैं कि बीच में आ जाते हैं, इसीलिए फिर मजबूरी में सोनू को उनसे फाइट करनी पड़ती है। मारपीट कर सोनू उनको भगा देता है और फिर जैनी से जाकर अश्लील बातें करता है, जैसे तुम्हारा बॉडी वेट कितना है, तुम्हारा फिगर कितना मस्त है, वगैरह वगैरह। सोनू का अपनी जबान पर जैसे कंट्रोल ही खत्म हो जाता है जैनी को देखकर। अब जैनी को तो नहीं पता होता कि सोनू दिल से कितना अच्छा इंसान है, वो उसे कोई चीप लड़का समझकर वहीं पर डांट देती है, पर सोनू उसके पीछे पड़ जाता है। अगले दिन वो जैनी के बारे में पता लगाकर उसके जिम पहुंच जाता है और वहां वो उसको फाइट करते हुए देखकर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर वो जैनी से कहता है कि मुझे भी इस जिम में आपसे ट्रेंड होना है। वो कहती है तुम चाह कर भी यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक फीमेल जिम है, बॉयज नॉट अलाउड। और तब सोनू जिम की ओनर से कहता है कि दीदी कुछ करो ना। दरअसल दोस्तों, जिम की जो ओनर है ना, वो भी सोनू की कस्टमर है, इसलिए वो सिर्फ सोनू के लिए अपने जिम का रूल बदल लेती है। वो जैनी से खास तौर पर यह कहती है कि सोनू को अच्छे से ट्रेन करना, और इससे जैनी को आ जाता है गुस्सा और वो जानबूझकर जिम के पहले दिन से ही सोनू से काफी हैवी वेट्स उठवा लेती है, उससे खूब मेहनत करवाती है। और सोनू भाई साहब तो प्यार में अंधा होकर बिना कुछ कहे उसकी सारी बात मानता रहता है। आखिर में जैनी कहते हैं कि सुनो, कल तुम मुझे ग्राउंड में मिलना। अब सोनू के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं कि वाह, ये तो मुझे अकेले में बुला रही है। मगर जब वो अगले दिन ग्राउंड में जाता है तो जैनी कहती है तुम लेट आए, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, चलो ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ। सोनू कहता है 5 चक्कर? और तब जैनी उसका मजाक उड़ाती है, क्यों नहीं लगा सकते क्या 5 चक्कर? तुम एक ब्यूटिशियन हो सोनू, तुम्हारी बस की बात नहीं है ये सब। बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करना होता है, जिसके लिए स्टेमिना चाहिए। भला मेकअप करने वाले में कहाँ इतना स्टेमिना आएगा? हो, ये बात सोनू के ईगो को हर्ट कर जाती है। वो आओ देखता है ना ताब और सीधा जैनी को उठाकर अपने कंधे पे बैठा लेता है और फिर बिजली की रफ्तार से जल्दी से ग्राउंड के 5 चक्कर भी लगा लेता है, जिससे जैनी हो जाती है फुल ऑन इम्प्रेस। उसके अंदर के सारे फीमेल हार्मोन्स काम करने लग जाते हैं और वो सोनू के प्यार में पड़ जाती है। वह अगले दिन जब सोनू जिम आता है तो वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। फिर वो कल परसों की अपनी हरकत के लिए उससे माफी भी मांगती है। सोनू भी अचानक जैनी में आए हुए इस बदलाव से हैरान हो जाता है। अब इससे पहले कि सोनू कुछ समझ पाता, वो सोनू को लिप टू लिप किस कर लेती है। वेल दोस्तों, तो इस तरह से इनका रिलेशनशिप हो जाता है शुरू, और सोनू के रिलेशनशिप में जाने से कई सारी सिंगल लड़कियों का दिल टूट जाता है। अब एक दिन की बात है, सोनू ने जिस ज्योति नाम की लड़की को ऑयल की पैकेजिंग में अपनी फोटो लगाने की परमिशन दी थी ना, वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ सोनू के पास आती है और नई पैकेजिंग सबसे पहले सोनू को दिखाती है। इसके बाद जैसे मार्केट में वो ऑयल आता है, सारा का सारा बिक कर तुरंत खत्म हो जाता है दोस्तों। अब एक दिन सोनू जैनी को अपने हाथों से साड़ी पहनाकर मेकअप भी करके उसको अपने अंकल से मिलाने लेकर जाता है, और जैनी सोनू के अंकल से मिलकर शॉक्ड, क्योंकि सोनू के अंकल मुस्लिम होते हैं। दरअसल बचपन में उन्होंने ही सोनू की माँ की बहुत मदद की थी। सोनू की मॉम की मौत के बाद उन्होंने सोनू को संभाला था और इसीलिए सोनू हर चीज में उनकी इजाजत ले लिया करता है। अंकल को भी सोनू की पसंद
दुकान बहुत पसंद आ जाती है। सोनू के अंकल एक साड़ी की शॉप चलाते हैं वैसे, साथ ही वो गिफ्ट के तौर पर जैनी को साड़ी देते हैं। लेकिन जब सोनू और जैनी यहाँ से जाने लगते हैं ना, तो इन दोनों को साथ में ऐसा ही देख लेता है। अब वो पास आकर जैनी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगता है कि ये नई वाली है क्या, इसका फिगर तो काफी मस्त है, मेरी शादी की लंका लगाकर तुम ऐश कर रहे हो, वाह, मेरी वाइफ ने तो डिवोर्स फाइल कर दिया है तुम्हारी वजह से। तब सोनू कहता है कि बकवास मत कीजिए सर, आपको आपके किए की सजा मिल रही है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ लॉयल रहते तो आपकी भी शादी सही चल रही होती। ऊपर से आपकी महबूबा ने मेरे पार्लर में आकर धमकी भी दी थी कि अगर हम उनको फ्री में सर्विस नहीं देंगे तो वो अपने एसआई पार्टनर से कहकर हमारी वाट लगा देगी। तो हम क्या करते? तब भी एसआई नहीं मानता और कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरे में बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है, अपनी इस आइटम को मेरे पास सोने के लिए भेज दे, मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी, फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। और ये सुनकर सोनू का खून खौल जाता है। बदतमीज कहीं के, वो हाथ उठाने वाला होता है कि अंकल बीच में आ जाते हैं और एसआई को अपनी मर्यादा में रहने के लिए कहते हैं, मगर वो तो अंकल को धक्का दे देता है। इससे सभी को आ जाता है गुस्सा। सोनू तो एक झापड़ में ही एसआई को मारकर जमीन पे गिरा देता है। इसके बाद तो आसपास के लोग एसआई को पकड़कर पीट देते हैं। वो इतना कूटते हैं कि एसआई को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। दूसरी ओर खलील जाता है रुस्तम के पास और उसे सारी बातें बताता है कि सोनू नाम का एक लड़का है जो लड़कियों के दिलों पे राज करता है। उसने मेरी क्लाइंट्स का जीना हराम करके रखा हुआ है। मेरी खुद की 3 बीवियां हैं, वो तीनों भी मेरा दिमाग खाती रहती हैं बार बार पार्लर जाने को लेकर। मैं चाहता हूं कि आप सोनू का कुछ हिसाब किताब बैठाओ। अब खलील गया तो था सोनू का हिसाब किताब बैठाने के लिए, मगर सोनू की फोटो को देखकर रुस्तम के दिल में एक उम्मीद जागती है। वो अपने आदमियों से कहता है कि मेरा सिक्स्थ सेंस काम कर रहा है कि अगर इस दुनिया में कोई मेरी शादी करवा सकता है तो यही वो लड़का है। एक काम करो, अपने कुछ आदमियों को सोनू के पार्लर भेजो और वहां की सारी ब्यूटीफुल लड़कों को उठाकर लेकर आओ, शायद उनमें से कोई मेरे डैड को पसंद आ जाए मेरे लिए। दूसरी ओर पार्लर में दोस्तों एक लड़की अपनी बेटी को लेकर आती है। उस लड़की के पक्के काले रंग की वजह से उसकी शादी कहीं पर नहीं हो पाती, इसलिए उसकी माँ सोनू के हाथ पैर जोड़कर कहती है कि देखो जितना खर्चा आएगा मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मगर मेरी बेटी को श्रीदेवी की तरह सुंदर बना दीजिए। सोनू कहता है कि देखिए 19-20 का फर्क करते हैं हम अपने मेकअप से, मगर आप तो आसमान जमीन का फर्क करने को कह रही है। नहीं नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मगर वो लेडी बहुत ही रिक्वेस्ट करती है तो सोनू मान जाता है और काफी देर अपने चैम्बर में उस लड़की के मुंह पे पता नहीं क्या क्या चीजें लगाता है। फिर वो बाहर आता है तो देखता है रुस्तम के गुंडे वर्कर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं और लड़कियों को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कि देखकर सोनू फिर शुरू हो जाता है और रुस्तम के सारे गुंडों की बढ़िया धुलाई करता है। तब एक गुंडा कॉल करके रुस्तम को सारी बातें बताता है कि हम आए तो थे आपके लिए लड़की उठाने, मगर लगता है कि हमें लेने के लिए आपको अब खुद आना पड़ेगा। रुस्तम भी सोनू के पार्लर में गुस्से में घुसता है और अचानक वो उसी लड़की से टकरा जाता है जिसके मुंह पे लिपापोती करके अभी अभी सोनू ने उसको श्रीदेवी की तरह बनाया सुंदर। उसका नाम भी था सुंदरी। सुंदरी को देखकर रुस्तम को पहली नजर में पहला प्यार हो जाता है। सुंदरी फिर अपने घर चली जाती है जहां उसे आज एक लड़के वाले देखने के लिए आए होते हैं। वो फोटो में तो सुंदरी को बिल्कुल काली देखकर आए थे, मगर यहाँ तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। यहाँ तक कि मैच मेकर खुद हैरान था कि इनकी बेटी अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई। तभी वहां पर रुस्तम अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाता है और सुंदरी के पेरेंट्स से बातचीत करके उसी दिन शादी कर लेता है सुंदरी से। हालांकि सुंदरी के पेरेंट्स बताते भी हैं कि देखो ये सब मेकअप का कमाल है, मेरी बेटी इतनी सुंदर भी नहीं है। मगर श्रीदेवी की तरह लड़की देखकर रुस्तम और उसका परिवार पिघल गया था। वो उसी दिन शादी वगैरह कर लेते हैं। फिर शादी में सोनू को भी आना पड़ता है ब्राइड को थोड़ा टचअप करने के लिए, मतलब उसका मेकअप थोड़ा और निहारने के लिए। और जब शादी कंप्लीट हो जाती है तो सोनू को फिल्म सिटी से कॉल आता है एक हीरोइन का मेकअप करने के लिए, तो वो चला जाता है। एंड यहाँ रुस्तम अपनी पहली नाइट के लिए काफी एक्साइटेड होता है। उतना जितना एक्साइटेड था ना, उतनी ही सुंदरी डरी हुई थी कि जब मेरा असली चेहरा इसके सामने आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। तो वो रुस्तम से लाइट्स ऑफ करने के लिए कहती है। फिर रुस्तम लाइट ऑफ करके अपनी पहली नाइट एंजॉय करता है। वो खुद को दुनिया का सबसे लकी इंसान समझ रहा था, पर जैसे ही अगली सुबह सुंदरी नहाती है तो उसके बदन से सारी लिपापोती धुल जाती है। और जब वो अपने सास ससुर को चाय देने आती है तो सुंदरी को देखकर वो डर जाते हैं कि तुम कौन हो। जब रुस्तम के सामने सुंदरी सारी बात एक्सेप्ट करती है तो रुस्तम को बड़ा गुस्सा आता है। वो सुंदरी पे हाथ उठा देता है और अपने आदमियों को सोनू के पार्लर भेजकर वहां पे तोड़फोड़ करवाता है। सोनू भी जब ये सब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने कभी भी अपने मन में सोचा नहीं था कि मेरी मॉम का गिफ्ट क्या हुआ पार्लर को कोई इस तरह तोड़ देगा। इसके बाद जब गुंडे सोनू को देखते हैं ना तो उसके साथ भी मारपीट कर देते हैं और बताते हैं कि तुमने अपने मेकअप से हमारे रुस्तम भाई को धोखा दिया ना। उनके डैड को जब सच्चाई पता चली ना तो वो पैरालाइज हो गए हैं और तुम्हें तो अब छोड़ने वाले नहीं है हम। मगर जैनी आकर फिर किसी तरह सोनू को वहां से भगा लेती है। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, न्यूज में यह दिखाया जाता है कि रुस्तम नाम के एक आदमी की शादी में मिनार कुकिंग ऑयल का यूज किया गया था। उसे खाकर 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। यहाँ तक कि उस शादी में एमएलए बाबूराव भी आए हुए थे, उनकी भी हालत खराब हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि कुकिंग ऑयल मिलावटी था। अब वो कैरेक्टर
केयरलेस एसआई भी इस मौके का खूब फायदा उठाता है। वो इंटरव्यू में ये कहता है कि हम जल्द ही मीनार ऑयल के ओनर सोनू को अरेस्ट कर लेंगे। ये देखकर सोनू के अंकल जैनी और रिसेप्शनिस्ट तीनों यही सलाह देते हैं कि सोनू तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, मगर सोनू है कि उनकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, मैं अपने नाम को गंदा नहीं होने दे सकता, मैं लोगों के सामने सच्चाई ला कर रहूंगा कि मैं बेकसूर हूँ। तब वो लोग कहते हैं कि पर कैसे? जैसे ही तुम बाहर निकलोगे गुंडे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, दूसरी ओर पुलिस तो तुम्हें कुत्तों की तरह ढूंढेगी। सोनू कहता है कि मेरा मेकअप किस दिन काम आएगा, मेरी माँ बचपन से मुझे लैला कहा करती थी, तो अब मेरा लैला बनने का टाइम आ गया है। दोस्तों, अब सोनू इतना मस्त मेकओवर करता है कि क्या ही बताएं, वो एक सुंदर सी लड़की बन जाता है और खुद का नाम लैला रख लेता है। दूसरी ओर रुस्तम के घर पे सुंदरी अपने पैरालाइज्ड ससुर की सेवा पानी करती है। रुस्तम अपने डैड पे बहुत ही गुस्सा होता है कि इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों को आपने रिजेक्ट कर दिया और आखिर में ये ढूंढी मेरे लिए आपने। चलो, मैं तो गोरा रंग देखकर दीवाना हो गया था, मगर आप लोगों को तो सही से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी ना। रुस्तम की मां इन दोनों बाप बेटों को समझाती भी है कि देखो, नसीब में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है, अब जो मिला है उसको स्वीकार कर लो। आगे रुस्तम को पता चलता है कि सोनू तो फरार हो गया है, मगर उसके पार्लर को बॉम्बे की मेकअप आर्टिस्ट जिसका नाम लैला है उसने खरीद लिया है और आज लैला के पार्लर की ओपनिंग है। एक और पार्लर खुलते देखकर रुस्तम को बड़ा गुस्सा आता है और वो पार्लर बंद करवाने जाता है, मगर लैला को देखकर उसका दिल और ईमान दोनों डोल जाते हैं। ऊपर से लैला उससे फ्लर्ट भी करती है और कहती है, आपके जैसा बॉडी बिल्डर तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, मुझे आप ही की तलाश थी। और सच बताऊं तो आपको देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है, क्यों ना आप मेरे पार्लर की ओपनिंग करें और मेरे पहले कस्टमर बन जाएं। रुस्तम अपने ठरक के कारण खुद को रोक नहीं पाता और लैला जैसा जैसा कहती है वो वैसा वैसा करता चला जाता है। फिर घर जाकर तो रुस्तम अपनी माँ से भी कहता है कि मुझे प्यार हो गया है माँ, मुझे प्यार हो गया है। अब ये सुनते उसकी माँ तो चाकू लेकर दौड़ती है उसके पीछे और साथ ही कहती है कि एक शादी तो करके तूने अपने डैड को पैरालाइज कर दिया, खबरदार अगर दूसरी शादी का नाम भी लिया तो। तब रुस्तम को अपनी माँ के गुस्से से बचने के लिए अपने बेडरूम में जाकर छिपना पड़ता है और तब सुंदरी बाहर आती है और अपनी सासू माँ से कहती है, देखिए ऐसा मत कीजिए, आप अपने बेटे को उदास देखकर खुश थोड़ी रह पाएंगी। अगर उन्हें किसी से प्यार हुआ है और वो शादी करना चाहते हैं तो उनकी खुशी के लिए एक बार आप लड़की से मिल लीजिए। दूसरी ओर दोस्तों, सोनू की जो लॉयल कस्टमर्स थी ना, वो बिना मेकअप के भूतनी बन जाती है, मगर वो लैला से मेकअप करवाने नहीं जाती क्योंकि वो सोचती हैं कि लैला कोई ऐसा नॉर्मल मेकअप करती होगी। वो आपस में बातें करती हैं कि बताओ, सोनू ने ज्योति की मदद की और जब सोनू पे मुसीबत आई तो पता नहीं ज्योति कहाँ छिपी बैठी है। वो सामने आकर सच क्यों नहीं बता देती कि वो तेल की कंपनी सोनू की नहीं बल्कि ज्योति के पति नागराज की है। तब इन लेडीज के फोन पे दोस्तों एक मैसेज आता है कि सोनू से मिलना है तो इस जगह पे आ जाओ। फिर अगली रात लैला उन औरतों के साथ कहीं सुनसान इलाके में प्राइवेट मीटिंग करती है और अपनी हकीकत बता देती है कि मैं ही सोनू हूँ, आप सभी पार्लर आ सकती हैं। इतने दिनों के बाद इन्हें जब लैला की सच्चाई पता चलती है तो वो खुश हो जाती हैं, साथ ही उनको सोनू की फिक्र भी होती है। वो लोग कहते हैं कि तुम पार्लर के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो। तब सोनू बताता है कि जब मैं काफी छोटा था तभी से मैंने देखा कि मेरी मॉम के साथ मेरे डैड शराब पीकर मारपीट क्या करते थे और एक दिन तो वो अचानक कहीं चले भी गए, जिसकी वजह से रूम रेंट वगैरह मेरी माँ नहीं भर पाई और मकान मालिक ने हमें आधी रात में घर से निकाल दिया और तब अब्दुल अंकल ने हमें सहारा दिया। उन्होंने एक मुसलमान होते हुए भी हम हिंदू माँ बेटे को अपने घर में जगह दी, मेरी माँ को अपनी बहन की तरह माना। उन्होंने मेरी माँ को सिलाई कढ़ाई मेकअप वगैरह सब सिखाया, जिसके बाद मेरी माँ ने लगातार 12 सालों तक काम किया। मैंने उन्हें एक पल भी आराम करते हुए कभी देखा नहीं। उन्होंने अपनी भूख प्यास खून पसीने की कमाई से ये पार्लर खड़ा किया। फिर एक दिन वो चेयर पर आकर बैठी और आराम से मुझसे कहा कि बेटा तुम मेरा मेकअप कर दोगे क्या। तो मैंने भी कहा कि क्यों नहीं। मेरे मेकअप करने के बाद जब मैंने उनको उठने को कहा तो पता चला कि मेरे पार्लर में ही मेरी माँ ने आखिरी सांसें ले ली। उस जगह मुझे अपनी माँ के करीब होने का एहसास होता है, साथ ही मैं अपनी माँ की कुर्बानी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं पूरी जिंदगी इस पार्लर को चलाना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सोनू अपने रिसेप्शनिस्ट के साथ वापस अपने पार्लर जा रहा होता है तो रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही होती है। वो सोनू से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। जैसे ही वो लाइसेंस दिखाता है उसे समझ आ जाता है कि मैं तो लैला के गेटअप में हूँ और लाइसेंस तो मेरे पास सोनू की है, इससे अच्छा कुछ पैसे देकर ही काम निपटा लेती हूँ। मगर पुलिस वाला ऑफेंड हो जाता है और एसआई को बता देता है कि ये लेडी मुझे घूस देने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों लैला के हुस्न को देखकर ये ठरकी एसआई उसे अपनी कार में बिठाता है और उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको सेट करना चाहता है। अब लैला जैसे कार से उतरती है ना तो सामने रुस्तम को देखकर घबरा जाती है। तब रिसेप्शनिस्ट बताता है कि मैंने इन्हें कॉल करके बुलाया है। अब तक लैला तो एसआई के साथ हंस हंसकर बातें कर रही थी ताकि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए, मगर वो रुस्तम के सामने रोने लगती है ये कहते हुए कि मैं अपना लाइसेंस लाना भूल गई थी तो इस नीच एसआई ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। और इसके बाद क्या था, दोनों एसआई और रुस्तम आपस में झगड़ने लगते हैं। फिर रुस्तम लैला को उसके पार्लर तक सही सलामत पहुंचा देता है और कहता है कल मेरा बर्थडे है, आप
आपका इंतजार रहेगा मुझे। बर्थडे में दोस्तों रुस्तम की माँ लैला को छू कर भी चेक करती है कि कहीं इसकी गोरी त्वचा भी मेकअप का कमाल तो नहीं, मगर लैला तो सच में गोरी है। ये देखकर वो रिश्ता प्रूव कर लेती है। रुस्तम लैला के साथ डांस वगैरह करके बहुत ही अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। हालांकि सुंदरी को तो जलन होनी थी, मगर वो कुछ कह भी नहीं पाती। तभी पार्टी में आ जाते हैं कुछ गुंडे। दरअसल इस रुस्तम का उनके साथ कुछ पुराना पंगा था। वो रुस्तम को आए तो थे मारने, मगर यहाँ पार्टी में लैला के लिए उसका प्यार देखकर अब वो रुस्तम को एक पेड़ से बांध देते हैं और लैला को बुली करने लगते हैं। वो लैला के ब्लाउज में संतरे देख लेते हैं और सभी को उसकी असलियत बताना चाहते हैं। यहाँ पर अब इससे पहले वो सच्चाई बताते, लैला उन सभी को पीट पीट कर भगा देती है। पर जो मेन गुंडा होता है ना दोस्तों, वो लैला को मारने के लिए एक चाकू निकालता है, जिसे आखिर में रुस्तम पकड़ लेता है। इससे होता यह है कि रुस्तम का हाथ कट जाता है और खून लैला की मांग में गिर जाता है, जिससे रुस्तम तो खुश हो जाता है कि लैला मेरी पत्नी बन गई है अब। अब रात में जैनी सोनू से ये कहती है, अरे तुम ध्यान रखना, लड़कियों की तरह ड्रेसअप होते होते कहीं पूरी तरह लड़की मत बन जाना। रुस्तम के लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आ गई तो मेरा क्या होगा। इन दोनों को बात करते हुए खलील पकड़ लेता है और रुस्तम को बुलाता है लैला की सच्चाई बताने के लिए। मगर खलील के बोलने से पहले ही लैला रोने लगती है और कहने लगती है, ये खलील आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है कि आप मर्द नहीं हो अंदर से, और ये भी कह रहा है कि मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें अपनी चौथी बीवी बना लूंगा। इस तरह दोस्तों लैला रुस्तम को खलील के खिलाफ भड़का रही होती है। तभी खलील भी बोल पड़ता है कि लैला लैला नहीं मजनू है, इसकी आवाज मैंने मर्दाना सुनी थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इसके करीब जाकर इसको अच्छे से चेकअप करो। मगर जब रुस्तम उसके नजदीक जाता है तो उसे रोकने के लिए लैला रुस्तम को किस कर लेती है, जिससे फिर क्या था, उसका मूड रोमांटिक हो जाता है और वो खलील को धमकाकर वहां से भगा देता है कि अगर दोबारा मेरी लैला के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहा तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इस तरह आज तो लैला बच जाती है। फिर वो अगले दिन जाती है पुलिस स्टेशन और एसआई के साथ फ्लर्ट करके कहती है, मैं उस दिन रुस्तम को देखकर डर गई थी, इसलिए मैंने पता नहीं क्या क्या बक दिया। असल में आप मुझे बहुत ही पसंद हो, मगर लगता है कि हम एक होने से पहले जुदा हो जाएंगे। दरअसल पार्लर में जो लेडीज आती है ना, वो ये कह रही थी कि सोनू बहुत अच्छा लड़का था और वो तो ज्योति और उसके हस्बैंड नागराज ने मिलकर सोनू को फंसाया उस झूठे तेल के पीछे। वो औरतें तो किसी भी हाल में सोनू को बेकसूर साबित करना चाहती हैं, इसलिए वो नागराज की तलाश में है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर सोनू वापस आ जाएगा ना तो मेरा पार्लर बंद हो जाएगा। इसलिए आप कुछ करते क्यों नहीं, मुझे बस एक बार ज्योति और उसके हस्बैंड से मिलवा दीजिए ना। मैं लेडीज गैंग को बता दूंगी कि मैं नागराज से फलाने ढाबे पे मिलने जा रही हूँ, तो वो भी आ जाएंगी वहां पर, और हो सकता है कि वहां सोनू भी आ जाए और तब आप उसको अरेस्ट कर लीजिएगा। एसआई को लैला का प्लान बिल्कुल सही लगता है। जब रुस्तम को पता चलता है कि लैला को एसआई ने पुलिस स्टेशन बुलाया था तो वो भी समझ जाता है कि ठरकी एसआई लैला का फायदा उठाना चाहता है। इसलिए वो तुरंत ही पंडित से बात करके शादी की डेट फिक्स करवा के लैला को अपनी शादी का कार्ड देने जाता है। अब शादी का कार्ड देखकर लैला परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इस रुस्तम से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, ये तो कुछ ज्यादा ही चेप हो रहा है। तब वो कुछ सोचती है और एक रात रुस्तम को मिलने के लिए बुलाती है और खुद फेस पे कपड़ा बांध कर आती है, सीधा रुस्तम के गले लग जाती है। तभी लैला सामने आती है। लीजिए दोस्तों, लैला ने एक चाल चली थी। उसने जानबूझकर एक लेडी को फेस पे कपड़ा बांध कर आने को कहा और उसे रुस्तम को हक करने के लिए कहा। जब वो दोनों हक कर रहे थे तभी लैला आ जाती है और रुस्तम पर इल्जाम लगाती है कि अच्छा तुम मुझे चीट कर रहे हो, इसीलिए हमारा ब्रेकअप, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की ना तो मैं फेविकोल पीकर मर जाऊंगी। हाँ, ये क्या हो गया। रुस्तम तो रोते रोते अपने घर आ जाता है और घर वालों को बताता है कि लैला मुझे गलत समझ रही है, मैंने उसे चीट नहीं किया। तब दोस्तों सुंदरी रुस्तम को समझाती है, कोई बात नहीं, जल्द ही लैला को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो आपको अपना लेगी। अब क्या है कि रुस्तम बारिश में भीग चुका था तो उसको संभालते हुए सुंदरी उसके बाल भी सुखा देती है, जिससे माहौल बन जाता है और ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। मगर अगली रात दीवानों की तरह फिर से लैला के पार्लर में चला जाता है ये रोमियो रुस्तम। वो तो अपनी छाती पर लैला का टैटू बनवा चुका था। वो कहता है, संडे को हमारी शादी है, प्लीज मान जाओ। मगर लैला नहीं सुनती। ऊपर से वो ये भी कहती है कि मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ, अगर एसआई साहब नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसे मूव ऑन करती, मैं तो डिप्रेशन में ही चले जाती। वो तो अच्छा हुआ एसआई साहब आ गए। रुस्तम को अब एसआई से जलन होने लग जाती है कि ये बीच में क्यों आ रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है अगली रात ढाबे पे। लैला नागराज से मिलती है ढाबे पे। इस दौरान एसआई और उसके लोग चारों ओर फैले हुए होते हैं, मगर तभी बस से औरतें आ जाती हैं। एसआई तो सोनू के आने का इंतजार कर रहा था। इतना ही नहीं, महिला मंडली नागराज को और कोई फिर लैला को अगवा कर लेता है, जिससे अब एसआई परेशान हो जाता है कि क्या करे। बाद में पता चलता है कि रुस्तम ने लैला को बेहोश करके अगवा किया था ताकि शादी कर पाए वो उससे। पंडित जी कहते हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हन को होश में लाइए। तब रुस्तम कहते हैं, नहीं पंडित जी, ये उठ जाएगी तो तमाशा खड़ा कर देगी, हमें इसकी बेहोशी में ही शादी और सुहागरात सब करना होगा।
इसको कल होश में लेकर आएंगे हम। मगर जैसे ही रुस्तम लैला से शादी करने लगता है, वहां ऐसा आकर बवाल खड़ा कर देता है, जिससे क्या था, लैला भी होश में आ जाती है और देखती है कि ये दोनों तो मुझे पाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। वो लैला को अपनी ओर खींचने लगते हैं और इसी खींचातानी में लैला की विग उतर कर एक खंभे पर लटक जाती है। लैला इन दोनों की नजरों से बचते हुए किसी तरह अपना विग समेटने की कोशिश करती है, मगर खलील आकर इन दोनों का ध्यान लैला पे दिला देता है। आखिर में लैला विग तो हासिल कर लेती है उछल कर, पर उसके एक संतरे गिर जाते हैं, जिसे एसआई अपने पैरों तले कुचल डालता है। अब लैला समझ जाती है कि मैं तो गई काम से। फिर क्या था दोस्तों, एसआई गुस्सा करना शुरू करता है कि मैंने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को तुम्हारी फोटो दिखा दी थी, मैं तो तुमसे डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता था। वहीं रुस्तम को तो हार्ट अटैक आते आते रह जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भाई, जो तुम हर बार मेरे साथ इतना खतरनाक प्रैंक कर रहे हो, मेरी जान लेकर रहोगे क्या? तब लैला यानी सोनू उसको समझाता है कि आप तो मेरे प्लान में कभी थे ही नहीं, मैं कभी भी आपका बुरा नहीं करना चाहता था, मगर किस्मत ने आपको बलि का बकरा बना दिया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। रुस्तम अपने घर जाकर अपना गला काट कर अब मर जाना चाहता है, मगर सुंदरी चाकू को अपने हाथों से पकड़ लेती है और रुस्तम को समझाती है, आप चिंता क्यों करते हैं जी, आप बहुत ही हैंडसम हैं, आपको लैला से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। तभी सुंदरी को वोमिटिंग होने लगती है, जिससे उसके घर वाले समझ जाते हैं कि सुंदरी रुस्तम के बच्चे की मां बनने वाली है। तब सुंदरी की सास रुस्तम को समझाती है कि भले ही सुंदरी दिखने में तुम्हारे हिसाब से अच्छी नहीं है, मगर ये बहुत ही चरित्रवान है, इसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, इसने तुम्हारे पिता की कितनी सेवा की पता है, पूरे घर को कितने अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ पता है, और तुम हो कि गोरी चमड़ी के पीछे पड़े हुए हो पागल, तुम्हें सुंदरी से ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकती। इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि तुम दिमाग से दूसरी शादी का ख्याल ही उतार दो और सुंदरी को अपना लो, जिसके लिए रुस्तम भी आखिर में राजी हो जाता है दोस्तों। और अब रुस्तम और सुंदरी का मामला तो सेट हो गया है, मगर एसआई ने सोनू को अरेस्ट कर लिया है। बात कोर्ट तक पहुंच जाती है, जहां सोनू सारी सच्चाई कोर्ट में बताता है, मगर बिना पुख्ता सबूत के। जज उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते और तब ज्योति सामने आती है और सारी बात बताती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड मिलावटी तेल बेचते हैं। जब उनका काम सही नहीं चल रहा था तब मैंने सोनू से मदद मांगी थी और उसकी इस मदद का मेरे पति ने यह सिला दिया, बताओ, उससे ही फंसा दिया। ऊपर से जब मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की तो मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट किया और मुझे चुप रहने पे मजबूर कर दिया। ज्योति के साथ साथ जितनी भी महिला मंडली है ना, वो कोर्ट में गुहार लगाती है कि हमारा सोनू बेगुनाह है। वहीं जितने भी पुरुष दल होते हैं वो कहते हैं कि सोनू ही कसूरवार है। अब जज को कुछ समझ नहीं आता, तब एक लॉयर उठकर खड़ा होता है और कहता है, मैं हूं एसआई का पुराना दुश्मन। दरअसल कई महीनों पहले इन्होंने मेरे साथ एक लाइव न्यूज चैनल पे मारपीट किया था, क्योंकि मैं इनके खिलाफ बातें बोल रहा था। इसीलिए उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं थे, इसलिए मैं चुप हो गया और फिर मैंने अपनी जिंदगी का मिशन ही बना दिया एसआई की करतूतों को बाहर निकालने के लिए। इसलिए मैंने एसआई की तरह इनका पीछा किया और इनकी काली करतूतों को हिडन कैमरा में रिकॉर्ड किया। और जब वो वीडियो कोर्ट में पहले होती है तो सारी बातें सामने आ जाती हैं, कैसे एसआई रेस्टोरेंट में घूस ले रहा था। फिर उसने खलील से कहा कि मुझे सोनू की कटी हुई उंगलियां चाहिए, ये भी। फिर उसने सोनू की गर्लफ्रेंड के साथ जब छेड़छाड़ की और लोगों ने उसे कूट कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तब भी एसआई बड़बड़ाता रहा था कि मैं तो सोनू को जान से मार ही डालूंगा। इसके बाद जब रुस्तम की शादी में मिलावटी तेल से लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई तो नागराज अकेले में एसआई से मिलने गया और उसने सारी बातें स्वीकारी कि ये कंपनी मेरी ही है, मगर कुछ ले देकर अगर बात बन जाए तो अच्छा रहता। और फिर सोनू की फेम की वजह से जितने भी तेल की बिक्री हुई उसका प्रॉफिट का 50% नागराज ने एसआई को दे दिया। जेब तो गर्म हो गई थी। फिर इसी मौके पे चौका मारते हुए एसआई ने मीडिया में बयान दे दिया कि इस तेल का कंपनी का मालिक सोनू है, उसी ने मिलावटी तेल बेचकर इतने लोगों की जान को खतरे में डाला। इस तरह कोर्ट में साबित हो जाता है कि सोनू बेगुनाह है और एसआई ने उससे दुश्मनी निकालने के लिए ही झूठ कहा था। फिर एसआई पे कार्रवाई होती है, वहीं सोनू आराम से अपना पार्लर फिर से चलाने लग जाता है। उधर कुछ महीनों के बाद रुस्तम को एक लड़का होता है प्यारा सा। रुस्तम और उसकी मां रुस्तम के डैड से कहते हैं, हिम्मत करके उठिए, अपने पोते को गोद में लीजिए। इतने दिनों से सुंदरी के सेवा पानी और दवाई की मदद से आज देखिए रुस्तम के डैड ठीक हो गए हैं, वो धीरे धीरे चलना भी शुरू कर देते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ होती है दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म। बाकी आप बताइए, मजा आया ना आपको? वेल, कमेंट्स में लिखिए। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।